बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। तो बेटा क्लास 10th की फ़िज़िक्स की बुक जब वो चेंज हो चुकी है, बल्कि तमाम की तमाम बुक्स जब वो चेंज हो चुकी हैं 2026 के अंदर। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नई बुक उसने बनाई है वो बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल, थोड़ी सी उसने मुश्किल बनाई है, FSC लेवल की कुछ चीज़ें डाली हुई हैं। तो अब आपको रट्टे से काम नहीं लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से आपको काम लेना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और अपने लाजमी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो में। पहला जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बच्चों मैंने ये यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी है थर्मल एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन इन अ बॉडी ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन पैदा होता है। इस तरह के एक्सपेंशन को बेटा हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। यानी कि हीट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फैलाव पैदा होता है, जो एक्सपेंशन पैदा होता है, उसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर। अब इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाई थर्मल एक्सपेंशन अकर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। इसका जवाब भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो अब आप इसको पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके जवाब की तरफ आते हैं, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन कहता है जी किसी भी मटेरियल में क्यों पैदा होता है। देखें, हर मटेरियल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर। अब मॉलिक्यूल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहती है, जिस वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन बना रहता है और उस मटेरियल का साइज मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, हीट देने से क्या होगा कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें इजाफा हो जाता है। पहले वो आसा आसा वाइब्रेट कर रहे थे, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करते हैं। जब हम उसको हीट देते हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, वो लार्जर एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इससे उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और हमें ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट में क्या नजर आता है, हमें यह लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, एक्सपैंड हो चुका है। तो जब हम हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उस ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा वायलेंटली जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हमें उस मटेरियल में क्या चेंजेस नजर आती हैं कि वो मटेरियल जब वो एक्सपैंड हो चुका होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे 4-5 दोस्त हैं आप, और आप दायरे में खड़े हैं और आपको बोला जाता है कि आप डांस करो, ठीक है। तो जब आप डांस करते हैं, फर्ज की आपको बोला गया कि आपने डांस करना है 1 2 3 4, बस ये स्टेप आपने करना है, अपने हाथों को मूव करवाना है। तो जब अपने हाथों को मूव करवाएंगे और दायरे में खड़े होंगे तो आप जरा बताइए क्या आपका जो दायरे का जो साइज है क्या उसमें कोई चेंज आएगा जब आप सिर्फ अपने हाथों को हिलाएंगे। तो आंसर है कि आपके दायरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि अब आपने डांस करना है और आपने बाराती डांस करना है, भंगड़ा आपने डालना है, धमाल आपने डबो डालनी है, तो अब क्या होगा, क्या अब की बार भी आपका जो सर्कल है उसका साइज सेम रहेगा या आपका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, आपको दूर दूर जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब आपको भंगड़ा डालना होगा, आपने बाराती डांस करना होगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। आपने अपने हाथ भी मूव करवाने हैं, अपने अपने पाँव भी मूव करवाने हैं, तो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, इससे क्या होगा कि आपके सर्कल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास एनर्जी, आप ज्यादा एनर्जेटिक जब वो डांस करेंगे, ज्यादा जोशीला आपको डांस करना पड़ेगा, जिससे आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर होगी और ऑटोमेटिकली आपके सर्कल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही हाल बच्चों यहाँ पर मटेरियल के साथ होता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक मटेरियल है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो वाइब्रेट कर रहे हैं स्मॉलर एम्पलीट्यूड के साथ, और अभी इसका जो टेम्परेचर है वो कम है, रूम टेम्परेचर पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं। जो ही हम इसको हीट करेंगे तो हर पार्टिकल उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा और उसकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी वायलेंटली वाइब्रेट होने के लिए। तो फिर हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि वो जो मटेरियल है उसका जो साइज है बच्चों वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। क्लियर। ये जो साइज उसका इंक्रीज हुआ है ये थर्मली इंक्रीज हुआ है, हमने बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की है, हमने उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया है, उसके टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है मॉलिक्यूल्स की, जिसके नतीजे में उस मटेरियल का जो साइज है बच्चों वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ये जो इंक्रीज हुआ है साइज, ये जो एक्सपेंशन उसमें पैदा हुई है, इस तरह की एक्सपेंशन को बेटा हम क्या नाम देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर। तो अब इसका जवाब पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन क्यों पैदा होती है। When we heat the body, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, every particle within the substance gain more kinetic energy, कि हर पार्टिकल जब वो क्या कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेता है, ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर राइजेस, जिससे उस पूरे के पूरे मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। causes them to move faster and spread out, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल ज्यादा फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं।
इससे क्या होता है, लीडिंग टू एक्सपेंशन, और ये हमें एक्सपेंशन की शक्ल में वो मटेरियल दिखाई देता है। ये जो एक्सपेंशन हुई है इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं की, ठीक है। इसको हमने डायग्रामिकली भी हमने नीचे शो कर दिया हुआ है कि अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो ये जो एक्सपेंशन होगी इसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब इसका रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करता है, वैलिड है। रेसिप्रोकल से मुराद क्या है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ठंडा कर दें, पहले हमने क्या किया था बच्चों, गर्म किया था और गर्म करके उसको फैला दिया था, एक्सपैंड कर दिया था। अब उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कूल डाउन कर दें, उसको ठंडा कर दें, ठंडा करने से क्या होगा, जो एनर्जी हमने उसको दी थी वो एनर्जी जब वो उस पार्टिकल्स में से हम क्या कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे। ठंडा करने का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी जब उसको हम क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। जब एनर्जी किसी सिस्टम से हम बाहर निकालते हैं तो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल आप भंगड़े वाली डांस वाली एग्जाम्पल अपने पास रखें कि अब वही जो दायरा बड़ा हो चुका था, अब आपको दोबारा बोला जाता है कि भाई अब आपने सिर्फ जब वो अपने हाथों को मूव करवाना है। अब क्या होगा, दायरे का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगी डांस करने के लिए। इसी तरह जब हम पार्टिकल्स का इस मटेरियल के मॉलिक्यूल से हम एनर्जी, यानी कि इस सिस्टम से हम एनर्जी को रिमूव कर देंगे, इसको हम ठंडा करना शुरू कर देंगे, तो पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ेगा। एम्पलीट्यूड उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर उनका डिक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमें क्या दिखाई देगा कि वो जो मटेरियल है वो क्या हो चुका है, सुकड़ चुका है, श्रिंक हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये जो फिनोमिना है जिसमें हम हीट उस ऑब्जेक्ट को कूल डाउन करते हैं और उसका जो एम्पलीट्यूड है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसे मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, इस फिनोमिना को बेटा हम क्या नाम देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। तो थर्मल एक्सपेंशन का रेसिप्रोकल कौन है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का रेसिप्रोकल कौन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये एमसीक्यूज की बातें आपने याद रखनी है। तो जब ये बच्चों ये सवाल आएगा तो लाजमी आपने डायग्राम भी बना देनी है ताकि उसको पता चले बच्चे ने जब वो कॉन्सेप्ट के साथ लिखा है। क्लियर। तो ये नीचे पैराग्राफ जो मैंने डायग्राम के नीचे लिखा है, ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आपको बन सकती है। When a substance is cooled, its particles lose energy and move closer together, ठीक है, वो आपस में करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, causing the material to contract, जिससे मटेरियल जब वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। उसके साथ ही एक और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थर्मल एक्सपेंशन में और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में बच्चों क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स मैंने बच्चों यहाँ पे बना के लिखे हुए हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। बल्कि समझना क्या है, ये वही बातें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया, इसी डायग्राम को मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हो गया। तो अब इन पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं, और ये आपने क्वेश्चन लाजमी नोट कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इन एक्सपेंशन हीट इज गिवन टू द बॉडी, वाइल इन कॉन्ट्रैक्शन हीट इज रिमूव्ड। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, हम एनर्जी देते हैं, हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, जबकि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी वापस ली जाती है, रिमूव की जाती है, उसको ठंडा किया जाता है। वही बात हमने जो मैंने पहले डिस्कस की हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने डिफरेंस क्या लिखा कि इन एक्सपेंशन टेम्परेचर राइजेस, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल्स, उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा है कि इन एक्सपेंशन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लार्जर, कि मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेट करते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉलर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। यही बात तीसरा पॉइंट मैंने ये मेंशन किया है कि एक्सपेंशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है मॉलिक्यूल्स का वो लार्ज होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यहाँ तक बातें हो रही क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इन बातों को आपने नोट कर लेना है, ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं। उसके बाद बेटा ये मैंने बात लिखी है, आपकी बुक में नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट बात है थर्मल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। एक नोट के तौर पर मैंने ये बात लिखी है। क्या बात लिखी है? अ मटेरियल एक्सपेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस, डायमेंशन, कि अगर आप किसी भी मटेरियल को हीट अप करेंगे तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा वो हर डायमेंशन में होगा, हर डायरेक्शन में होगा, एंड यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होगा। क्या मतलब इस बात का? देखें मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये मेरे पास एक रॉड है, कोई मेटालिक रॉड है, ठीक है। अब मैं जब इसको हीट करूंगा देन व्हाट विल हैपन? तो आंसर है कि ये एक्सपैंड होगा, इस डायरेक्शन में भी एक्सपैंड होगा और इस डायरेक्शन में भी एक्सपैंड होगा। जितना एक्सपेंशन इस तरफ हो रहा है उतना ही एक्सपेंशन इस तरफ होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये है इस बात का मतलब कि व्हेनेवर वी हीट सम मटेरियल, एक्सपेंशन अकर्स इन ऑल द डायरेक्शंस, एक्सपेंशन अकर्स इन ऑल द डायमेंशंस। जैसे अगर मेरे पास एक कोई क्यूब है,
कोई मेटेलिक क्यूब है, ठीक है, अगर मैं उसको हीट अप करूंगा तो क्यूब जो होता है उसकी 3 डायरेक्शंस होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो जब मैं उसको हीट करूंगा तो उसकी लंबाई के रुख, उसकी चौड़ाई के रुख और उसकी ऊंचाई के रुख, तीनों में, तीनों डायमेंशन में इक्वल इजाफा होगा, बराबर बराबर एक्सपेंशन होगा और यूनिफॉर्म होगा। गॉट इट? ये है इस बात का मतलब कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को बच्चों हीट अप करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, एक्सपेंशन जो अकर होगा वो हर तरफ होगा, हर डायरेक्शन में होगा और एक जैसा होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। तो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। ये इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। मैं इसके आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सोचकर ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं और ये मैंने आपको ये जो बात मैंने लिखी है, इन दोनों सवालों के जवाब का ये हिंट है, ये वाला जो मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है, ठीक है। इसी बात को ज़हन में रखते हुए आपने मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अदरवाइज मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा इन दोनों के सवालों के जवाब के लिए। फिलहाल आपने सोच के लाजमी मुझे बताना है कि इन दोनों के आंसर्स क्या हो सकते हैं। सवाल क्या है, सुनिए ध्यान से। सवाल बच्चों ये है कि ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, मेटालिक डिस्क है और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा सुराख बना दिया है, कैविटी मैंने बना दी हुई है, क्लियर। अब मैंने इसको करना है हीट, इसको मैंने कर दिया हीट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे आपने बताना है, सवाल ये है कि इसका ये जो कैविटी है, जो सुराख है, क्या ये हीट करने से इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या ये इसका साइज सेम रहेगा। दोबारा सुने सवाल कि जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसका जो ये इनर सर्कल है, इस इनर सर्कल का जो रेडियस है या जो डायमीटर लगा लें, इसका जो रेडियस या डायमीटर जो है या इसका जो साइज जो है, क्या वो इंक्रीज होगा गर्म करने पर, क्या वो डिक्रीज होगा गर्म करने पर, या वो उतना ही रहेगा गर्म करने पर। ये मुझे अपने सवाल का जवाब मुझे लाजमन कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि थर्मल एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया है कि नहीं। इसका हिंट ये वाली बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। इसी तर्ज का दूसरा सवाल सुनिएगा। ये मेरे पास एक रिंग है और इस रिंग को मैंने यहां से तोड़ दिया है, इसका एक सिरा ये बन गया, दूसरा सिरा ये बन गया, ए और बी। इसको भी मैंने हीट करना है। जब मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे बताना ये है कि ये ए और बी जो है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा गर्म करने पर, या डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे आपने लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का सर आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सर ये है। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा तो फिर इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन दोनों के ऊपर, ताकि आपको थर्मल एक्सपेंशन का जो कंसेप्ट है वो मजीद अच्छे से समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका टास्क, ये आपका टास्क है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे करके बतानी है। उसके बाद अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बेटा स्टार्ट होगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर हेडिंग बनी हुई है थर्मल एक्सपेंशन, के नीचे हेडिंग बनी हुई है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो सबसे पहला एमसीक्यू यहां से ये आता है कि सॉलिड्स के अंदर जो एक्सपेंशन है, हम इस वीडियो में सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह लिक्विड और गैसेस की वो भी बात करेंगे, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी इनकी जो एक्सपेंशन है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। वीडियो में बनाऊंगा बीच में, उसमें आपको एक्सपेंशन जो वो प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अब सॉलिड्स में जो एक्सपेंशन होती है वो कितनी तरह की होती है, ये सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन गया। तो आंसर है कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स के अंदर जब वो 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अकर इन सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं और वो किस किस वजह से होती है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। पहली एक्सपेंशन है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। इसको हम कैसे पुकारते हैं कि अगर सिर्फ किसी भी मटेरियल की सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है, लेंथ में अगर इजाफा हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये मार्कर है और इस रॉड को मैं गर्म करता हूं तो इसकी सिर्फ लंबाई में मैं इजाफा देख रहा हूं, लंबाई के रुख में सिर्फ इसकी एक्सपेंशन को स्टडी कर रहा हूं, ना इसकी चौड़ाई को ना इसकी मोटाई को मैं स्टडी कर रहा हूं, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी लंबाई वाली एक्सपेंशन को ही स्टडी करना चाहता हूं। तो ऐसी बेटा एक्सपेंशन को हम क्या नाम देंगे, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, ठीक है। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जब वो लेंथ की वजह से होती है, लेंथ में जब चेंज आता है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा हमारे पास बेटा होता है एरियल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन या 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन। जैसे कोई मेटालिक डिस्क है, कोई मेटालिक डिस्क है जिसकी मोटाई ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही बारीक सी जब वो डिस्क है मेटल की, ठीक है। उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा, उसका जो एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो एरिया है ये 2 डायमेंशन क्वांटिटी है, तो एरिया जो होगा जब उसका इंक्रीज होगा तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम क्या नाम देंगे, एरियल एक्सपेंशन या 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन। तो एरियल में एरिया उसका इंक्रीज होगा, एरिया में चेंज आएगा। तीसरी तरह की एक्सपेंशन में मिलेगी वॉल्यूमेट्रिक। नाम से जाहिर है वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आएगा। इसका दूसरा नाम है 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, क्यूब है, कोई मेटालिक क्यूब है, आप उसको गर्म करते हैं तो उस क्यूब के साइज में हर तरफ से इजाफा होता है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंशन होगी बेटा हम उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा होता है।
वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है ना, तो तीनों डायमेंशन में इजाफा होगा तो मतलब उसका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की एक्सपेंशन को बेटा हम क्या नाम देंगे, थर्मल वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जो कि वॉल्यूम की वजह से होता है। ओके जी, यहां तक बात होगी क्लियर बच्चों। तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन गया है। हाँ, अब अगर इनकी तीनों की डेफिनेशन पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज मेंट बाय लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो फिर आप इसका जवाब क्या लिखेंगे, तो एक लाइन का जवाब मैं फटाफट से बोलता हूं, वो लिख लो। तीनों का सेम आंसर होगा, तीनों का सेम आंसर होगा, ठीक है। और वो सवाल क्या है, मैं यहां पे इसका मैं लिख देता हूं, इफ डैश ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, इफ डैश ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग। इस डैश की जगह पर आपने लिख देना है लेंथ या एरिया या वॉल्यूम, जो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे लेंथ कर दूं, इफ लेंथ ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इफ एरिया, अगर मैं एरिया लिख दूं, एरिया ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग देन दिस इज कॉल्ड एरियल थर्मल एक्सपेंशन। और अगर मैं यहां पे लिख दूं, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग देन इट इज कॉल्ड यस वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो ये तीनों की डेफिनेशन एक ही होगी, ठीक है। इन तीनों की सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दी, तो आप इसको नोट कर लें। तो आप अगर कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप आसानी के साथ आप उसको बता सकते हैं। जी मेरे बच्चों, यहां तक बात होगी क्लियर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। ये जो अब तीनों तरह की एक्सपेंशन है, इनमें से अब हम डिस्कस करने वाले डिटेल के साथ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो कि लेंथ की वजह से होती है। यानी कि लेंथ के रुख अगर हम एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं, ओनली लेंथ, चौड़ाई और ऊंचाई मोटाई इसको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ वाइज ही हम इसको देख रहे हैं, तो इस तरह की एक्सपेंशन को बेटा हम क्या नाम देंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। और इसको लिखना कैसे है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, डायग्राम जैसे मैंने बनाई है, जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसी अंदाज में आप भी इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे। क्लियर। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नाम से जाहिर है कि वो एक्सपेंशन जिसमें सिर्फ लेंथ जो है वो सॉलिड की हीट करने से चेंज होगी, उस एक्सपेंशन को बेटा क्या नाम देंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करनी, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैंने यहाँ पे मैंने जनरली डेफिनेशन मैंने ये सब की बना के लिख दी है। तो जब आपसे क्वेश्चन आएगा लीनियर या वॉल्यूमेट्रिक के ऊपर नोट लिखे, एक्सपेंशन के ऊपर नोट लिखे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वो डेफिनेशन आपने ऊपर लिख लेनी है, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। ओके, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले हम एक रॉड, ये हमारे पास एक रॉड है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक रॉड है, इसको मैंने कंसीडर किया। इसकी जो इनिशियल बेटा जो लेंथ है वो है एल नॉट। एल नॉट कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो जनरली हम उसको क्या लिखेंगे, एल नॉट। तो एल नॉट क्या है, ये इस रॉड की इनिशियल लेंथ है। और ये रॉड कौन सी है सर, मेटल कौन सी है, आयरन है, सिल्वर है, स्टील है, कोई भी हो सकती है। जनरली हम बात कर रहे हैं तो कोई भी आयरन, कोई भी मेटल हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है, और ये ऐसे पड़ी हुई है रूम टेम्परेचर पर, इस कमरे में पड़ी हुई है। और इस कमरे का कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, 25 डिग्री सी या 20 या 35 या 30, कुछ भी हो सकता है। तो इस जनरली हम क्या लिखेंगे, ये जो रॉड है, इस रॉड का जो इनिशियल जो टेम्परेचर है बच्चों, वो हमारे पास क्या है, टी नॉट है। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि हमने इस रॉड को बेटा किया गर्म। तो जब भी हम इसको गर्म करेंगे, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम हीट करते हैं ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो साइज, जिस साइज की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, सिर्फ लेंथ वाली। लेंथ को हम सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, इसकी सिर्फ लेंथ में हम इजाफे को ही स्टडी करेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो जब हम इसको बेटा हीट करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो पहले इतनी थी, अब बढ़कर इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी ये शो किया हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो पहले इतनी थी, एल नॉट थी, टी नॉट टेम्परेचर पर, और इसकी जब हमने हीट किया, और जब हम इसको हीट करेंगे इसमें एक्सपेंशन हो गया, और जब इसका एक्सपेंशन होगा इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होकर कितनी हो गई, एल हो गई, ठीक है। तो एल इसकी लेंथ है, और जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जो नया टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर होगा इस रॉड का, ये दोनों रॉड सेम है, ये बात सेम रखिएगा। ये जो दूसरी जो रॉड मैंने शो की हुई है ना, ये पहली वाली में एक्सपेंशन शो की हुई है, ये बात सेम रखिए, दो रॉड्स नहीं है, ये एक ही रॉड है, एक ही रॉड है। पहली डायग्राम क्या शो कर रही है कि वो रूम टेम्परेचर पर पड़ी हुई है, दूसरी डायग्राम क्या शो कर रही है कि वही रॉड इंक्रीज हो चुकी है, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, और उसकी लेंथ भी बढ़ चुकी है। जी बच्चों, यहां तक बात होगी क्लियर। अब इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है, लिखा है, एक्सप्लेन नहीं किया, लिखा है, कंसीडर अ मेटल रॉड विद एन इनिशियल लेंथ एल नॉट। ठीक है, इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है बच्चों, एल नॉट है, एट अ टेम्परेचर टी नॉट, और इसका जो टेम्परेचर है उसका कितना है, वो टी नॉट है। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी, जब हम इसी रॉड को टी टेम्परेचर तक हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टी टेम्परेचर तक हमने इसको हीट किया,
इट्स न्यू लेंथ बिकम्स L। तो इस रॉड की जो नई लेंथ है वो L नॉट से बढ़कर क्या हो जाती है, L हो जाती है। ठीक है बच्चों यहां तक ओके। अब यहां पर हमें स्टडी क्या करना है, वो हम जानते हैं कि हम इसकी एक्सपेंशन स्टडी करना चाह रहे हैं। अच्छा एक और बात मेरे माइंड में आ गई, सवाल मेरे माइंड में आ गया इसी के रिलेटेड, कि जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें एक्सपेंशन पैदा होगा। तो डायग्राम के अंदर ये आप सवाल कर सकते हैं कि एक्सपेंशन तो हमने सिर्फ एक तरफ ही शो किया है, क्या एक्सपेंशन इस तरफ नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में होता है, हर डायमेंशन में होता है। तो एक्सपेंशन इधर भी इंक्रीज होगा और इधर भी इंक्रीज होगा। तो सर फिर डायग्राम में हमने एक तरफ ही क्यों शो किया हुआ है? तो आंसर इसका ये है कि डायग्राम में हमने थोड़ी सी चालाकी की है। और वो चालाकी क्या की है, बेसिकली हमने क्या किया है कि इस रोड को एक तरफ से ब्लॉक कर दिया हुआ है कि ताकि इस तरफ का जो एक्सपेंशन है वो ना हो, सिर्फ इस तरफ का एक्सपेंशन हो। और एक तरफ का एक्सपेंशन को स्टडी करना हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, तो आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस रॉड के एक तरफ को कर दिया हुआ है ब्लॉक, ताकि इधर का एक्सपेंशन इंक्रीज ना हो पाए, एक्सपेंशन सिर्फ एक तरफ ही हमें इंक्रीज हो। क्लियर? तो एक तरफ ही एक्सपेंशन इंक्रीज हो, उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान होता है, सिंपल होता है। इसीलिए हम एक तरफ के एक्सपेंशन को एक सपोर्ट के साथ क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर सर हमने यहाँ पे तो ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर भी हमने ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा माइन्यूटली जरा ऑब्जर्व करें तो बुक वाले ने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना रखा है, सर्कल। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है। तो ये जो सर्कल है ये इसी स्पोर को जाहिर कर रहा है, ताकि वो इस साइड का जो एक्सपेंशन है वो ना हो पाए, सिर्फ रॉड इस तरफ ही आगे बढ़े। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका कि एक्सपेंशन हर तरफ हो रहा है, लेकिन हमने एक तरफ की एक्सपेंशन को रोक दिया है और सिर्फ इधर ही एक्सपेंशन हो रहा है। और ये रॉड यहां से बढ़कर यहां तक हो गई, यहां तक चली गई, ये एक्सपेंशन हुआ इसमें। ये इसको बेटा हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, लेंथ में कितनी तब्दीली आई है, इसको बोलेंगे बेटा चेंज इन लेंथ। इसको हम लिखते हैं डेल्टा एल के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये डेल्टा एल जो है, ये अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि कितना चेंज आया है, तो उसके लिए वेरी सिंपल फार्मूला हम क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ। चेंज देखें आप क्लास 9 में भी आप चेंज स्टडी कर चुके हैं। चेंज आप कैसे निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी फिजिक्स में चेंज कैलकुलेट करनी है तो फाइनल चीजें माइनस इनिशियल चीजें। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अगर आपको मालूम करनी है तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही मैंने लिख दिया एल माइनस एल नॉट। तो डेल्टा एल को हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन लेंथ के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह इसका इस रॉड का टेम्परेचर भी तो बड़ा है, टेम्परेचर में भी चेंज आया है, कितना चेंज आया है वो भी हम जानते हैं। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बराबर होगा टी माइनस टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो चेंज को हम किससे जाहिर करते हैं, डेल्टा के साथ। डेल्टा के साथ सिंबल हमने क्या बनाया होता है, डेल्टा। तो चेंज इन लेंथ बराबर होगा एल माइनस एल नॉट, चेंज इन टेम्परेचर बराबर होगा टी माइनस टी नॉट। यहां तक बात होगी क्लियर बच्चों? यहां तक बात होगी क्लियर? यस और नॉट? यस। ओके, आगे चले देखिए जरा। अब जब हम इसको हीट करेंगे, बातें ये गौर से सुनने वाली हैं। यहां से अब आपका टॉपिक बड़ा सेंसिटिव स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो बच्चों ये जो लेंथ है इसमें कितना चेंज आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हम इस रॉड को गर्म करेंगे तो इसमें इसकी लंबाई में जो चेंज आएगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो आंसर है बच्चों, दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कौन सा है? पहला फैक्टर ये है कि हम इस रॉड को कितना गर्म कर रहे हैं, तो उस रॉड के टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो रॉड्स हैं, ठीक है, दो रॉड्स हैं, इनकी लंबाई भी सेम है, इनका इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है और ये दोनों कॉपर की बनी हुई हैं। ध्यान सुनिएगा, एक रॉड को मैं गर्म करता हूं तो इसका टेम्परेचर हो गया 20 से 25 और इसका टेम्परेचर हो गया 20 से 30 डिग्री। तो टेम्परेचर चेंज इसमें कितना आया, इसमें टेम्परेचर में तब्दीली आई 5 डिग्री सी। 20 से 25 हुआ है ना, तो चेंज कितना आया टेम्परेचर में, 5 डिग्री सी। इसका टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 20 से 30 डिग्री सी मैंने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 10 डिग्री सी। तो इसका टेम्परेचर में चेंज ज्यादा है, इसके टेम्परेचर में चेंज कम है। तो हमने प्रैक्टिकली क्या देखा, जिसके टेम्परेचर में चेंज ज्यादा होगी उसमें चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी, और जिसका चेंज इन टेम्परेचर कम होगा उसका चेंज इन लेंथ भी कम होगी। बात होगी क्लियर? तो ये बुक में बातें उसने लिखी नहीं हुई हैं। तो चेंज इन लेंथ जो है बच्चों वो पहले किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पर। जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा। एंड रेसिप्रोकल भी इसका वैलिड है, जब जितना चेंज इन टेम्परेचर कम होगा उतनी चेंज इन लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, लेकिन ये पॉइंट बुक में मेंशन नहीं किया होगा। यानी कि ये जो लेंथ में जो तब्दीली है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसने उसको मैथमेटिकली शो नहीं किया हुआ है। डायरेक्ट एक रिलेशन उसने बता दिया है, बट वो रिलेशन कैसे आया है वो हम स्टडी करना चाहते हैं।
तो डेल्टा एल जो है वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा उतनी लंबाई में भी चेंज ज्यादा होगा, टेम्परेचर में चेंज कम होगा तो लंबाई में भी चेंज कम होगा। कौन सी लंबाई? ये वाली लंबाई की बात कर रहे हैं। ये जो चेंज आ रहा है ना लंबाई में, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो नंबर 1 ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर, इसको हमने रिलेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है कि जिस पर ये जो लेंथ है वो डिपेंड करती है? तो आंसर है, दूसरा फैक्टर है वो है इनिशियल लेंथ। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो रॉड्स हैं, ठीक है, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट कम है, इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट ज्यादा है। अब अगर हम दोनों को हीट करना शुरू कर देंगे तो हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकली? हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि जिसकी इनिशियल लेंथ कम है उसमें चेंज भी कम आया, और जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा है उसमें चेंज भी ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि जो छोटी लेंथ है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे, और जिसकी लंबाई शुरू में ही ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो इनको एक्सपैंड होने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, एक्सपेंशन के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, वाइब्रेशन के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, इसीलिए इसकी जो लंबाई होगी वो उसमें ज्यादा इजाफा होगा, ज्यादा चेंज आएगा। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो वो एक्सपैंड जब होंगे तो इतना ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया? तो इसीलिए अगर जिस रॉड की इनिशियल लेंथ कम है तो उसको हीट करने से उसकी लंबाई में भी चेंज कैसा आएगा? कम आएगा, और जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा है उसको हीट करने से उसकी लंबाई में भी ज्यादा चेंज आएगा। तो चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? इनिशियल लेंथ पर। तो अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा आएगा, और अगर इनिशियल लेंथ कम है तो चेंज भी कम आएगा। ये दूसरा फैक्टर है जिसमें मैंने लिखा है कि जो चेंज इन लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करती है। किस तरह से? अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा, अगर इनिशियल लेंथ कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। ये दो फैक्टर जो मैं दो रिलेशन मैंने बना के लिखे हैं ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब आगे इन्हीं दोनों रिलेशंस को रिलेशन नंबर 1 रिलेशन नंबर 2 को हम कंबाइन कर देते हैं। अब जब कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है, तो अब दोनों रिलेशन में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इनकी कैसी है? लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम है, तो जो सेम साइड होती है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जो डिफरेंट साइड होती है, यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे एल नॉट है, जो डिफरेंट साइड होती है उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। बुक में आपको यहां से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये रिलेशन कैसे आया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, चेंज इन लेंथ चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और चेंज इन लेंथ जो वो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करती है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इनटू डेल्टा टी, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद इस साइन को जब भी हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्लियर? इस साइन को जब भी हम खत्म करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेल्टा एल एज इट इज, इसकी जगह पर आ गया इक्वल एंड कांस्टेंट एल नॉट इनटू डेल्टा टी। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, इसको याद रख लेना है। अब इसी फार्मूले को अब जरा हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, खोल के लिखते हैं कि क्या मतलब है इसमें। जो अल्फा है इसका क्या मतलब है? डेल्टा एल का मतलब आपको समझ में आ गया, एल नॉट क्या है ये आपको पता चल गया, डेल्टा टी क्या होता है ये आपको पता है। अब अल्फा जो है ये हमें नहीं पता। अब ध्यान से सुनिएगा कि अल्फा का मतलब क्या है। तो पहले अल्फा का नाम देखते हैं। अल्फा जो है वो है अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये अल्फा का नाम है, ये आपने नाम याद कर लिया। उसके बाद अगर मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, अल्फा का फार्मूला मैं बनाना चाहता हूँ, तो अल्फा का फार्मूला क्या बनेगा? तो आंसर है अल्फा का जो फार्मूला है वो बन गया डेल्टा एल ओवर एल नॉट इनटू डेल्टा टी। यानी कि इसी फार्मूले को थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, अल्फा और ये दोनों फैक्टर जब इधर आगे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके पास नया रिलेशन बन गया, अल्फा का फार्मूला बन गया। तो ये भी आपने अल्फा का जो फार्मूला है वो याद कर लेना है। तो अगर आप ये एक ही फार्मूला याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है वो यहां से निकला है। क्लियर हो गया? उसके बाद अल्फा का यूनिट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। अब जो लेंथ है इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। ये भी लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया? डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फा का यूनिट क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अल्फा का यूनिट मीटर, ये डेल्टा एल का यूनिट मीटर, नीचे एल नॉट उसका यूनिट मीटर, और डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो ये मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो केल्विन बच गया। तो केल्विन जब ऊपर आएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स या पर केल्विन। इस तरह से इसका जो यूनिट है बच्चों वो क्या बन गया हमारे पास? केल्विन इनवर्स बन गया। ठीक हो गया? ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना आपने बात। ये एमसीक्यूज आता होता है कि अल्फा का यूनिट क्या है। तो आंसर है अल्फा का यूनिट होता है पर केल्विन, या इसको पढ़ सकते हैं केल्विन इनवर्स, जो आपको दिल चाहे इसको पढ़ सकते हैं। यहां तक बात होगी क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके, अब आगे सुनिए अल्फा होता क्या है, अल्फा हमें बताता क्या है, इसकी जरा फीलिंग लेते हैं। ओके जी, अल्फा। अब अल्फा को समझते हैं कि अल्फा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है,
अल्फा, ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसकी लंबाई मैंने क्या दे रखी है 1 मीटर। ये रॉड कोई भी मेटल की हो सकती है, स्टील, सिल्वर, कॉपर, कुछ भी हो सकता है। जनरली मैंने ये एक रॉड ले ली है और इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर के बराबर है। अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया। अब मैंने इसको गर्म किया, इतना गर्म किया कि इसका जो टेम्परेचर है उसमें जो तब्दीली है, टेम्परेचर में जो चेंज है वो 1 डिग्री सी आ गई। मतलब कि फर्ज करो इसका टेम्परेचर है 20, इनिशियल 20 टेम्परेचर है, मैंने इसको गर्म किया, इसका टेम्परेचर हो गया 21, तो चेंज कितना आया टेम्परेचर में, 1 डिग्री सी। ठीक है, या इसका टेम्परेचर है 25, मैंने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर हो गया 26, चेंज कितना आया, 1 डिग्री सी। ये है 1 डिग्री सी का मतलब कि अगर मैं इस रॉड को बेटा हीट करता हूं और हीट इतना करता हूं कि इसके टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितना आ जाए, 1 डिग्री सी, तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज होने पर इस रॉड में जितना भी इजाफा होगा, जितना भी चेंज आएगा, उसी इजाफे को, उसी चेंज को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा। तो बेटा अल्फा बेसिकली कुछ नहीं है, अल्फा हमें सिर्फ ये बताता है कि जब हम उसको, उस रॉड को 1 डिग्री सी राइज करेंगे उसका टेम्परेचर, तो उसमें कितना चेंज आएगा, उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा, उसी इजाफे को, उसी चेंज को, उसी एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज अल्फा। क्लियर? तो अल्फा बेसिकली क्या है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा बेसिकली चेंज इन लेंथ को कहते हैं कि भाई अगर हम उसको 1 डिग्री सी टेम्परेचर उसका राइज करेंगे तो उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा, वो जितना भी इजाफा होगा उसी इजाफे को, उसी चेंज को हम क्या नाम देंगे, अल्फा। ठीक हो गया? नहीं समझ आई? अब मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं, एक और फीलिंग लेकर समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। ये मेरे पास 3 रॉड्स हैं, एक एल्यूमिनियम की है, एक कॉपर की है, एक सिल्वर की है। तीनों की लंबाइयां मैंने सेम रखी हुई हैं, 1-1 मीटर मान लीजिए, तीनों की लंबाइयां सेम है। अब इन तीनों को मैं गर्म करता हूं, कितना गर्म करता हूं, इतना 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है मैंने सिर्फ। ठीक है, 1 डिग्री सी तीनों का मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, मैंने, मुझे उतना गर्म करना है। जब मैं तीनों को मैं गर्म करूंगा तो तीनों रॉड्स के अंदर एक्सपेंशन होगा, तीनों रॉड्स के अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एल्यूमिनियम की रॉड में कितना एक्सपेंशन होगा, जब मैं इसको 1 डिग्री सी तक टेम्परेचर देता हूं या इसको प्रोवाइड करता हूं, तो एल्यूमिनियम की रॉड में जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 2.4 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। तो एल्यूमिनियम की रॉड में इतना इजाफा होगा। कॉपर की वायर में कितना इजाफा होगा, कॉपर की वायर में 1.7 10⁻⁵ पर केल्विन इजाफा होगा जब मैं कॉपर को भी 1 डिग्री सी टेम्परेचर तक गर्म करूंगा। इसी तरह सिल्वर की वायर को, सिल्वर की रॉड को मैंने गर्म किया, तो सिल्वर की रॉड को गर्म करते वक्त इसमें कितना इजाफा मुझे देखने को मिला, 1.9 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। ये मैंने वैल्यूज कहां से लिए, ये सारी वैल्यूज आपके एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 3 के ऊपर बच्चों, वो टेबल आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इसमें डिफरेंट मटेरियल का टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल का आपको अल्फा की वैल्यूज दी हुई है, वो पूरे का पूरा टेबल बेटा आपने याद रखना है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू याद हो सकती है वो आपने याद कर लेनी है। तो अल्फा का मतलब समझ में आ गया कि अल्फा क्या होता है कि किसी भी रॉड को, किसी भी मटेरियल को अगर हम हीट करते हैं, कितना हीट करना है, कि इतना हीट करना है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी तक राइज हो जाए। अगर उसका टेम्परेचर 20 है तो 21 हो जाए, अगर उसका टेम्परेचर 21 है तो 22 तक उसको गर्म करना है, अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है तो उसको 31 तक गर्म करना है। यानी कि टेम्परेचर में चेंज कितना लेकर आना है, 1 डिग्री सी। तो 1 डिग्री सी तक टेम्परेचर में तब्दीली लाने पर किसी भी मटेरियल में जितना भी इजाफा होगा, जितना भी एक्सपेंशन होगा, जितनी भी उसकी लंबाई में चेंज आएगा, उसी चेंज इन लंबाई को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ बराबर किसके होता है, अल्फा। तो अब अगर आप गौर से देखें, इन तीनों मटेरियल्स का क्या अल्फा एक जैसा है, क्या इन तीनों मटेरियल में, तीनों रॉड्स में एक जैसा एक्सपेंशन हुआ है? हालांकि हमने टेम्परेचर तीनों का एक जैसा बढ़ाया है, लेकिन इजाफा इन तीनों में एक जैसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आगे लिखी भी हुई, आगे जाके मैंने वो लिखी भी हुई है, देखें एमसीक्यूज की शक्ल में लिखी हुई है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है, ये जो अल्फा जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि ये रॉड कॉपर की है, ये रॉड सिल्वर की है, ये रॉड या वो आयरन की है, ये स्टील की है। तो मटेरियल टू मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल में एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होता है, तो अगर हर मटेरियल में एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होता है तो हर मटेरियल में अल्फा की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। इसीलिए अल्फा की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल बेटा क्या करती है, चेंज करती है। इसलिए मैंने ये बात लिखी है कि अल्फा जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये ऊपर मैंने आपको तीनों की डायग्रामिकली मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि अब आपको अल्फा का मतलब समझ में आ गया है कि अल्फा हमें बताता क्या है। तो अल्फा हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी मटेरियल में कितना चेंज आएगा जब हम उसको 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करेंगे। बात समझ में? अब अल्फा की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि चेंज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, कि अगर हम उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसमें जितना भी चेंज आएगा उसकी लंबाई में, उसी चेंज को बेटा क्या नाम देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है, ये मैंने आपको डिटेल के साथ मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है। अल्फा का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, इसका यूनिट मैंने आपको समझा दिया है, इसका फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर? तो चेंज इन लेंथ जो है वो हमने डिस्कस की कि जब हम किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में कितना इजाफा होता है, उसका फार्मूला हमने बना लिया। ठीक हो गया। अब इसी फार्मूले से एक और फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, वो आपकी बुक में जब वो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद साथ ही हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। देखें, ये हमारे पास जो लेंथ थी L नॉट, इसको गर्म किया, इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? L हो गई। अब अगर हमें ये वाली लेंथ भी अगर हमने मालूम करनी है कि फाइनल लेंथ कितनी हो चुकी है उस मटेरियल की, उस रॉड की, तो वो फाइनल लेंथ हम कैसे मालूम करेंगे? तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। इसी फार्मूले को मैंने बच्चों ये दोबारा यहां पे लिख दिया है, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। ठीक है, यहां पर जो डेल्टा L है वो मैंने लिख दिया L माइनस L नॉट, ये हमने पहले पढ़ रखा है, ये देखें ये वाला। ठीक है, तो डेल्टा L किसके बराबर है? L माइनस L नॉट। तो डेल्टा L की जगह पर बच्चों आ गया L माइनस L नॉट। इसमें L क्या है? फाइनल लेंथ, और L नॉट क्या है? इनिशियल लेंथ। हम क्या मालूम करना चाहते हैं? हम मालूम करना चाहते हैं कि गर्म करने के बाद उसकी जो फाइनल लेंथ थी वो कितनी बनी, कितनी आई। तो यहां से हमें फाइनल लेंथ जो हमने मालूम करनी है, L नॉट इधर आगे क्या हो गया बच्चों? प्लस ऐड हो गया, बाकी अल्फा L नॉट डेल्टा T ये वैसे का वैसे आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर मैंने L नॉट को ले लिया कॉमन। जब मैंने L नॉट को मैंने बेटा कॉमन लिया तो L नॉट इंटू इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस अल्फा L नॉट इधर बाहर कॉमन आ चुका था, तो बाकी बच गया डेल्टा T। ये हमारे पास बन गया फार्मूला। और ये किस चीज का फार्मूला है? फाइनल लेंथ ऑफ ए रॉड इन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये बेटा दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। फार्मूले, जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनको साथ साथ आपने बेटा एक जगह पे नोट करते जाना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको फार्मूले आपने एक जगह पे लिखे होंगे, ढूंढना आसान होगा, याद करना आसान होगा, आसानी के साथ हम जब वो इसके जो न्यूमेरिकल है वो कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सॉलिड के अंदर जो पहली एक्सपेंशन है बेटा उसको हमने डिटेल के साथ जब वो डिस्कस किया। टॉपिक है वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की तीन तरह की हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर टाइप्स देखी थी। पहली हमने टाइप्स पढ़ी थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब जो नेक्स्ट हमारी बुक में थर्मल एक्सपेंशन की जो टाइप मेंशन है वो है बेटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, या इसका दूसरा नाम क्या था? 3D एक्सपेंशन। ये भी बच्चा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन बेटा इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं और सेपरेट भी आ सकते हैं। ठीक है जो ओके, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है? तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में बेटा हमने सिर्फ लेंथ को स्टडी किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस टॉपिक में हमने कोई नई बात हमने नहीं सीखनी है, सारी पुरानी बातें हैं। सिर्फ फर्क यह है कि वहां पे लेंथ था, यहाँ पर वॉल्यूम है। लेंथ को रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम के साथ, और कोई हमने चेंज नहीं करना। सारी बातें सेम टू सेम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह ही होंगी। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। तो मैंने इसलिए पहले से ये सारी बातें लिख रखी हैं, इसलिए आपको फटाफट से इसको हम स्टडी करते हैं। So consider a solid has an initial volume V naught at a temperature T naught. When heated to a temperature T, its new volume becomes V. ठीक है, कि हमारे पास एक सॉलिड है, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको शो किया हुआ है। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई है, तो बेहतर ये है कि आपने ये डायग्राम बनानी है लाजमी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेटा सॉलिड था जिसका इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है T नॉट टेम्परेचर पर। अब हमने इसको गर्म किया, T टेम्परेचर तक हमने इसको गर्म किया, तो इसका जो न्यू वॉल्यूम है इसी सॉलिड का वो क्या बन चुका है? V बन चुका है। ये सारी बातें हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में भी की थी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने यही बातें की थी। ओके, अब बच्चों ये जो इसका जो वॉल्यूम में तब्दीली आई है और टेम्परेचर में तब्दीली आई है वो कैसे हम फाइंड करते हैं? चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल चीजें माइनस इनिशियल चीजें। तो चेंज इन वॉल्यूम बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V से, और डेल्टा V किसके बराबर हो गया? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा T बराबर है T माइनस T नॉट। T यहाँ पे फाइनल है और T नॉट क्या है? इनिशियल है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहां तक होगा क्लियर? कोई नई बात नहीं है, कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। ओके, अब इसका जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंज आया है वो चेंज कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बिल्कुल सेम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो लेंथ में जो चेंज आया था वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता था? 2 फैक्टर पे डिपेंड करता था। इसी तरह सेम टू सेम जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आएगा, जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, वो भी बेटा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। पहला फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर में चेंज ज्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम में भी चेंज ज्यादा आएगा। टेम्परेचर में चेंज कम होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज कम होगा। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है जिसपे चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करता है? वो है बच्चों इनिशियल वॉल्यूम। जितना इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको गर्म करने से एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा,
और जितना इनिशियल वॉल्यूम कम होगा उसको गर्म करने पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, ये भी कोई नई बात नहीं है, बस पुरानी बात है, लेंथ को हमने रिप्लेस कर दिया है वॉल्यूम के साथ। तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। तो इन दोनों रिलेशंस को हमने कंबाइन किया। कंबाइन कैसे करते हैं, जो सेम साइड होती है, जो सेम साइड होती है बेटा उसको हम एक बार लिखते हैं, जो डिफरेंट साइड होती है बेटा उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बुक वाले ने बेटा यहां से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपने उसको दोनों ये स्टेप्स करके दिखाने हैं, दोनों ये स्टेप लिखने हैं, ताकि उसको पता हो कि बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया हुआ है, उसको पता है कि ये वाला स्टेप कैसे आता है। ठीक है, तो आपने ये दोनों स्टेप लिख के कंबाइन करके यहां तक पहुंचना है। ओके हो गया, ओके। उसके बाद इस साइन को हम खत्म करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। तो प्रीवियस केस के अंदर कांस्टेंट का नाम क्या था, अल्फा। तो अब जो केस हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, इसमें जो कांस्टेंट हमने लिखा है वो मैंने लिखा है बीटा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट इंटू डेल्टा टी। यहां तक बात होगी क्लियर। तो ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल सेम प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह ही है। वहां पे था डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो बस जहां जहां पे लेंथ है वहां पर हमने वॉल्यूम को फिट कर दिया हुआ एक तरह से। ओके, ये बच्चों जो फार्मूला हमारे पास बना है इसको अपनी याद रख लेना है। ठीक हो गया। इसमें जो बीटा है इसका नाम क्या है, अल्फा का नाम क्या था, अगर आपको याद हो अल्फा का नाम था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बीटा का नाम क्या है, तो आंसर है बीटा का नाम बच्चों है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्योंकि हम वॉल्यूम में हम एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इस केस में जो कांस्टेंट है उसका नाम होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके बाद बच्चों इसका यूनिट क्या है, यस बीटा का यूनिट क्या है, तो बीटा का यूनिट भी बिल्कुल सेम बेटा वही होगा जो अल्फा का यूनिट है। और अल्फा का यूनिट क्या था, केल्विन इनवर्स या पर केल्विन। तो इसी तरह जो बीटा है इसका यूनिट बच्चों क्या होगा, केल्विन इनवर्स या पर केल्विन। ये भी बात आपको एमसीक्यूज के तौर पर याद रखनी है। अल्फा और बीटा का यूनिट क्या क्या होता है, तो दोनों का यूनिट केल्विन इनवर्स ही होता है। गॉट इट, ओके। आगे चलते हैं। यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, यानी कि फार्मूला में अगर ड्राइव करना चाहूं, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, तो बीटा बराबर होगा, ये सारी की सारी जो टर्म्स है बच्चों वो किसके नीचे आ जाएगी, यहाँ इसके नीचे आ जाएगी। तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इंटू डेल्टा टी। ये है बीटा का फार्मूला। अब इसमें जो बीटा है वो हमें बताता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। बीटा हमें क्या बताता है, तो आंसर है ये बीटा भी हमें वही बताता है जो अल्फा हमें इंफॉर्मेशन देता था। अल्फा हमें क्या इंफॉर्मेशन देता था, तो आंसर है अल्फा हमें ये इंफॉर्मेशन देता था कि अगर हम किसी भी रॉड को 1 डिग्री सी तक गर्म करेंगे तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। बस यही बात बीटा भी बताता है हमें। बीटा हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी वॉल्यूम में सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को अगर हम 1 डिग्री सी तक राइज करेंगे, 1 डिग्री सी तक गर्म करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आएगा, ये होता है बीटा। ठीक है, फिर से कि लेट्स से जैसे हमारे पास ये है ना, ये सॉलिड है, इसका टेम्परेचर है 20 शुरू में। ठीक है, अब हम इसको गर्म किया, अब इसका जो टेम्परेचर है वो बन गया 21। तो 20 से 21 हुआ तो कितना टेम्परेचर में चेंज आया, 1 डिग्री सी चेंज आया। तो 1 डिग्री सी चेंज आने पर इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो चुका होगा। उसी एक्सपेंशन को हम क्या नाम देते हैं, बीटा। तो बीटा हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि टेम्परेचर के चेंज होने पर, उसको हीट करने पर वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सॉलिड है, वो कितना एक्सपैंड हो सकता है, हाउ मच एक्सपेंशन कैन बी पॉसिबल अपॉन 1 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। तो 1 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर पर कितना एक्सपेंशन होगा उस सॉलिड के अंदर, वो कितना एक्सपैंड हो सकता है, इसी को बेटा हम कहते हैं बीटा। और यही अल्फा भी था, अगर आपको याद हो तो अल्फा कि हम लेंथ में कितना चेंज आएगा अगर हम उसको 1 डिग्री सी राइज, 1 डिग्री सी उसका जो टेम्परेचर वो राइज करते हैं। बिल्कुल सेम बात बीटा भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये साइड पे मैंने ये बात लिखी भी हुई है कि हाउ मच मटेरियल कैन एक्सपैंड विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ने से कोई भी मटेरियल कितना एक्सपैंड हो सकता है, इसी को हम कहते हैं बीटा। ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इट इज अ चेंज इन वॉल्यूम। बीटा हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, चेंज इन वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा, कब, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन राइज होगा या 1 डिग्री सी राइज होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सी या 1 केल्विन राइज होने पर वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आएगा, उसी एक्सपेंशन को बेटा हम क्या नाम देते हैं, बीटा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है बेटा, ये मैंने बीटा की डेफिनेशन लिखी है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखी है। ठीक हो गया बच्चों। इट इज अ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में तब्दीली
पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होने पर वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आएगी, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसी के साथ अगली जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो बीटा होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो तो अल्फा भी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता था, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पर आपको ये बात मैंने ये समझाने के लिए मैंने ये 3 ब्लॉक बनाए हैं, ये 3 सॉलिड हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का है, ये स्टील का, ये कॉपर का है, और तीनों का इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है और तीनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है। मान लीजिए अब इन तीनों को मैं गर्म करता हूँ, तीनों का जो टेम्परेचर है वो 20 था, और तीनों को मैंने गर्म किया, आप तीनों का जो टेम्परेचर है वो बन गया 21 बन गया। तीनों का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सी राइज हुआ। तो क्या अब इन तीनों के अंदर एक जैसा एक्सपेंशन होगा? क्या तीनों एक जैसे एक्सपैंड करेंगे? हालांकि तीनों को मैंने 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज किया है, तो आंसर है तीनों के अंदर एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो क्यों नहीं एक्सपेंशन एक जैसा होगा? क्योंकि तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स का जो नेचर है, तीनों का जो मटेरियल है वो एक जैसा नहीं है। एक स्टील का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस है, फर्क है। इस वजह से इन तीनों के अंदर जो एक्सपेंशन है वो बेटा वो एक जैसा नहीं होगा। तो अगर एक जैसा नहीं होगा तो तीनों का बीटा भी एक जैसा नहीं होगा। तो तीनों का जो बीटा है, जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आया है वो एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए जो बीटा होता है वो तीनों का अलग अलग होगा, और अलग अलग होने का मतलब यही है कि बीटा जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है, कि वो जो सॉलिड है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसी हिसाब से उसके अंदर एक्सपेंशन होगा और उसके बीटा की वैल्यू अलग होगी, इसके बीटा की वैल्यू अलग होगी, इसके बीटा की वैल्यू अलग होगी, इसके बीटा की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो बीटा जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये बात एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है, ये बुक में नहीं लिखी हुई है लेकिन आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों इसी टॉपिक में, इसी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हमने ये जो फाइनल वॉल्यूम है इसको अगर हमने मालूम करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो ये जो फार्मूला है वो मैं दोबारा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे लिख दिया हुआ है, डेल्टा बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। अब जो वी नॉट है वो किसके बराबर होता है, वी माइनस वी नॉट, ठीक है। डेल्टा बी बराबर है वी माइनस वी नॉट, वो मैंने बेटा यहाँ पे लिख दिया। राइट हैंड साइड एज इट इज नीचे आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वी नॉट है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेकर गया हूं तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वी नॉट इधर माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये साइड अभी भी एज इट इज नीचे आ गई है। अब इस राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे वी नॉट है और यहाँ पर भी वी नॉट है, तो इन दोनों वी नॉट को मैं क्या कर लूंगा बेटा, कॉमन ले लूंगा। तो वी नॉट कॉमन आ गया, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस एज इट इज बीटा एज इट इज, ये वी नॉट चुके बाहर आ चुका है, और डेल्टा टी यहाँ पर एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया फाइनल वॉल्यूम। तो ये फाइनल वॉल्यूम का जो फार्मूला है बेटा ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो यहां से आपने स्टार्ट करना है और यहां तक आपने इसको लिख देना है विद डायग्राम। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी ऐसे ही लिखेंगे और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी आप ऐसे ही लिखेंगे। यहां तक होगी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों आखिरी चीज है आज के लेक्चर की, वो है एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने अल्फा भी पढ़ा है और हमने बीटा भी पढ़ा है। अब हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बच्चों, ये वाली बात आपको एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा ये आपको एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकती है। अब हम इस बात को ड्राइव करते हैं, ठीक है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको ये 3 बुनियादी और छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसमें से 2 बातें आपको याद होंगी, तीसरी बात थोड़ी सी आपको हजम करना मुश्किल होगा, लेकिन हजम करना जरूरी है। पहली बात, वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, तीनों लंबाइयों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये तो आपको याद होगा। उसके बाद एक फार्मूला है, ये मैंने मैथ से लिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी आपको याद हो चुका होगा, बल्कि याद होगा। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है बच्चों, वो मैंने लिखी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी निग्लेक्टेड, कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कुछ नंबर्स हों और कुछ नंबर बहुत छोटे हों, तो उन बहुत छोटे नंबरों को बाकी नंबरों के कंपैरिजन उनको इग्नोर किया जा सकता है, उनको निग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक हो गया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर लें, क्या आएगा, 0.25,
0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, ठीक है। 0.5 इसका हमने लिया स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.25। तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर क्या है, छोटा है। होगी बात क्लियर। तो अगर एक छोटे नंबर का स्क्वायर लिया जाएगा तो वो और छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी का बच्चों में फर्ज करूं क्यूब लेता तो ये नंबर और छोटा हो जाता। क्लियर। तो जितना नंबर छोटा होता जाएगा हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फैसिलिटी है, फिजिक्स ने हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर कोई नंबर बहुत छोटा है तो उस छोटे नंबर को बाकी नंबर के कंपैरिजन में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। यही बात मैंने बेटा यहां पे लिखी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी निग्लेक्टेड। ये बस आपको याद रखनी है, ये 3 बुनियादी बातें। अब अगर आपको याद हो चुकी हैं तो अब हम आते हैं अपनी इस डेरिवेशन की तरफ। ठीक है जी। कंसीडर अ सॉलिड हैज इनिशियल वॉल्यूम V नॉट when heated its new volume becomes V। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सॉलिड है, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है, V नॉट है। ठीक हो गई, ये वही बात जो हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, ये V नॉट इसका वॉल्यूम है इनिशियल, और इसको गर्म किया, इसका वॉल्यूम क्या बन गया, V बन गया। वही बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है और उसके लिए मैंने ये एक ब्लॉक को मैंने सपोज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चूंकि ये वाला रिलेशन बताना है, इसमें बीटा भी आ रहा है और अल्फा भी आ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर रखनी है। अब आगे इसको हम ड्राइव करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो सॉलिड है, इसका बेटा जो लंबाई, इसकी चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई है, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। ठीक है, लंबाई भी 1 यूनिट है, चौड़ाई भी 1 यूनिट है और ऊंचाई भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट मीन्स कि आप यूं कह लेंगे 1 मीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। मैं 1 मीटर नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल देता हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 यूनिट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसकी बेटा लंबाई 1 यूनिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लंबाई 1 यूनिट है, इसकी ऊंचाई 1 यूनिट है और इसकी ये चौड़ाई है वो बेटा 1 यूनिट है। हीट करने से पहले, तो हीट करने से पहले इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, उसके वॉल्यूम को क्या बोलूंगा, इनिशियल वॉल्यूम, और वो क्या होगा, V नॉट, जो कि मैं मेंशन कर चुका हूं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V नॉट है। तो इनिशियल वॉल्यूम V नॉट वो किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वो लगाओ पहला फार्मूला, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। इन तीनों लंबाइयों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ऐसे ही है, ओके। अब मैंने इसको कर देना है हीट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो मेरे पास न्यू वॉल्यूम आएगा, तो फाइनल वॉल्यूम या न्यू वॉल्यूम वो क्या होगा, V होगा। ठीक है ना, ये मैं इसको गर्म करूंगा और इसका जो नया वॉल्यूम होगा वो V होगा, वो उसको मैं लिखूंगा V से। अब जो न्यू वॉल्यूम है वो कितना होगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो दूसरी डायग्राम है ना, ये मैंने इसी की बनाई हुई है। ठीक है, ये जो क्यूब है, ये इसी क्यूब की मैंने 3 साइड्स, मैंने 3 लेंथ्स मैंने बनाई हुई है। मैंने पूरा क्यूब नहीं यहाँ पर मैंने बनाया, सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने बना दी हुई है। ठीक है, अब इसमें जो ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये इसकी इनिशियल लेंथ को जाहिर करती है 1। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये इसकी इनिशियल लेंथ थी 1। जब मैंने इसको गर्म किया तो ये जो लेंथ है इसके अंदर इजाफा होगा, इसके अंदर एक्सपेंशन होगा। तो लेंथ में कितना एक्सपेंशन होता है, लेंथ में जो एक्सपेंशन है उसको हम किससे जाहिर करते हैं, यस, उसको हम जाहिर करते हैं अल्फा के साथ। तो बेटा ये इसकी इनिशियल लेंथ थी, इसको गर्म किया, इसमें ये एक्सपेंशन हुआ है, लेंथ में जो एक्सपेंशन हुआ है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो 1 इसकी पहली लेंथ थी, अल्फा इसके अंदर एक्सपेंशन हो गई, तो टोटल इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। तो ये इसकी 1 प्लस अल्फा, ये इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी। अब चौड़ाई देखें जरा, चौड़ाई इसकी थी 1, तो ये जो ब्लैक हिस्सा ना, ये है इनिशियल को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ब्लैक पार्ट मैंने बनाया हुआ है ये इनिशियल को जाहिर कर रहा है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में भी इजाफा होगा। ठीक है, तो पहले इसकी चौड़ाई इतनी थी, जब मैंने इसको गर्म किया ये इतना इजाफा हो गया, तो लंबाई के रुख जो इजाफा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो इसकी चौड़ाई के अंदर भी कितना एक्सपेंशन होगा, अल्फा एक्सपेंशन होगा, क्योंकि चौड़ाई भी इसकी आखिरकार क्या है, चौड़ाई भी देखो लेंथ ही होती है ना। तो लेंथ वाइज जो एक्सपेंशन होगा उसको हम किससे जाहिर करते हैं, अल्फा से जाहिर करते हैं। तो इसकी इनिशियल लेंथ ये थी, चेंज इन लेंथ ये आ गई, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा। तो ये 1 प्लस अल्फा, ये इसकी चौड़ाई बन गई, नई चौड़ाई। इसके बाद ऊंचाई, इसकी ऊंचाई थी 1, ये इसकी ऊंचाई है 1। जब इसको गर्म किया तो इसके गर्म करने के बाद इसकी जो ऊंचाई है उसके अंदर भी चेंज आएगा। तो ये इसकी इनिशियल लेंथ थी, ये इसकी चेंज आई है, और चेंज कितना आया है उसको हम बोलेंगे अल्फा। क्यों अल्फा बोल रहे हैं, क्योंकि लंबाई ही होती है ना, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों लंबाइयों में एक्सपेंशन हुआ।
तो तीनों लंबाइयों में जो एक्सपेंशन होगा उसी लंबाई वाले एक्सपेंशन को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा। इसलिए तीनों इसकी लंबाइयों में अल्फा अल्फा एक्सपेंशन होगा। अब इसकी जो फाइनल जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसकी लंबाई 1 प्लस अल्फा हो गई, इसकी चौड़ाई 1 प्लस अल्फा हो गई, इसकी ऊंचाई 1 प्लस अल्फा हो गई। अब जो नया वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड करेंगे, इन तीनों लंबाइयों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, तो जो नया वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। ठीक है, अब ये बन गया फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको ओपन कर दो। अगर मैं इसको ओपन करूंगा उस फार्मूले के मुताबिक तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन होगा। मैं ये ओपन करके मैं लिख रहा हूं, सॉरी, a क्यूब प्लस इसमें जो b है वो अल्फा है और जो a है वो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने अल्फा 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब जो है मैंने ओपन कर दिया। अब तीसरी बात मैंने लिखी थी बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी 0.5 को अगर मैं उसका स्क्वायर लूं तो वो 0.25 बन जाएगी, छोटी रकम बन जाएगी। 0.5 का मैं क्यूब लेता हूं तो वो और छोटी रकम बन जाती है। इसी तरह इसमें बच्चों ये जो टर्म है अल्फा क्यूब और 3 अल्फा स्क्वायर, ये बहुत छोटी रकमें हैं, बहुत छोटी रकमें हैं। ठीक है, तो इन सारी एक्सप्रेशन के अंदर अल्फा क्यूब और 3 अल्फा स्क्वायर ये बहुत ही छोटी रकमें हैं। तो अगर ये छोटी रकमें हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती हैं उनको फिर हम क्या बेटा कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों छोटी रकमें हैं, चलो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर आपको याद हो, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर एल्यूमिनियम की अल्फा की वैल्यू कितनी होती थी, तो एल्यूमिनियम की अल्फा की वैल्यू होती थी लगभग 2.4 10 रेज़ पावर -5। ठीक है, -5। अब मैं बेटा अगर -5 का स्क्वायर लेता हूं तो -5 का स्क्वायर लेता हूं तो वो कितना बनेगा, -25 बन जाएगा। तो बताइए -5 बड़ा है कि -25 बड़ा है, तो आंसर है -5 बड़ा है और -25 बहुत छोटी रकम है। लेकिन अगर मैं इसी का बेटा मैं क्यूब ले लेता तो 10 की पावर -5 का जो क्यूब होना था वो और छोटा हो जाना था। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। ठीक है, इसीलिए अल्फा की वैल्यू, सॉरी, अल्फा क्यूब की वैल्यू और 3 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज बेटा क्या है, बहुत छोटी हैं। इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि बाय निग्लेक्टिंग अल्फा क्यूब एंड 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्यूब को और 3 अल्फा स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने के बाद जो न्यू वॉल्यूम है V, न्यू वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम V बिकम्स, क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रिमूव होगी, बाकी 1 और 3 अल्फा बच गया। तो 1 प्लस 3 अल्फा, ये बेटा हमारे पास आ गया न्यू वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डेल्टा V के बराबर। और अगर आपको याद हो, चेंज इन वॉल्यूम को ही हम क्या नाम देते हैं, बीटा। ठीक है, जैसे चेंज इन लेंथ को हमने नाम दिया था अल्फा। ठीक है, चेंज इन लेंथ को अल्फा का नाम दिया था, चेंज इन लेंथ अल्फा, चेंज इन लेंथ अल्फा। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वो कितना था, 1 के बराबर था। तो ये बेटा आ गया 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। तो बीटा बेटा किसके बराबर आ गया, तो आंसर है बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, जो कि हमने प्रूफ करना था कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फा। ये रिलेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है, ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है वो लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है। क्योंकि वॉल्यूम के अंदर 3 लंबाइयों में चेंज आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में चेंज आता है वॉल्यूम के अंदर। इसीलिए वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है। ठीक है, तो बीटा बराबर है 3 अल्फा। यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहां से
अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 3। क्या मतलब इसका कि जो अल्फा होता है वो यानी कि जो लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन का 3 हाफ होती है, 3 कम होती है, 1/3 होती है। ठीक हो गया। तो फिलहाल ये दोनों जो फार्मूले हैं वो आपने याद रख लेने हैं। अब इसी फार्मूले के लिहाज से मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि अगर आपको अल्फा की वैल्यू दे दे, इफ अल्फा बराबर है 2.4 ज़रूर 10 की पावर -5 पर केल्विन, देन फाइंड बीटा। तो बीटा की अपनी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो लगाएंगे यही फार्मूला, बीटा बराबर है 3 अल्फा, तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जस्ट आप पुट कर देंगे। अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो आप यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा 7.2 ज़रूर 10 की पावर -5 पर केल्विन। ठीक हो गया। ये बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको बीटा की वैल्यू दी हो तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आप 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी होगी तो बीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जी प्यारे बच्चों, यहां तक हो गया टॉपिक हमारा क्लियर। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।